अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे जी साइकोलॉजी एमसीक्यूज़ मिक्स पार्ट 4। पहले 3 पार्ट हमने बनाए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी एमसीक्यूज़ वाली प्लेलिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, द बिग फाइव वर आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ। बिग फाइव जो पर्सनैलिटी स्केल है वो किस तरीके से डेवलप किया गया, किस तरह से डेवलप किया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास फैक्टर एनालिसिस, ऑप्शन बी फ्री एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑप्शन डी क्लिनिकल इंट्यूशन। तो यहाँ पर अगर बिग फाइव पर्सनैलिटी स्केल की हिस्ट्री को चेक किया जाए तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो स्केल है ये डेवलप किया गया है। जो कैटल और एल्पर्ट ने काम किया था, आइजनक ने काम किया था, उनके काम के बाद इसको डेवलप किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए फैक्टर एनालिसिस, ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि उन दोनों ने जो आइजैक है, हैंस आइजैक, और उसके बाद कैटल है, उन दोनों ने फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करते हुए अपने स्केल्स डेवलप किए थे। तो उसके बाद इसको डेवलप किया गया है। इट मीन्स कि ये भी फैक्टर एनालिसिस को ही यूज़ करते हुए डेवलप किया गया है। तो अगर डीपली इसको चेक करें तो आपको फैक्टर एनालिसिस ही मिलता है। उसके बाद ये फैक्टर एनालिसिस हमारे पास क्या है, इसको क्या कहते हैं, बेसिकली फैक्टर एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। फैक्टर एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनटू फ्यूअर नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें ये होता है कि आपके पास बहुत सारे जब वेरिएबल्स या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, तो उन पर फिर अप्लाई किया जाता है फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक को। ये क्या करती है, ये वो वाले फैक्टर्स या आइटम्स या जो आपके वेरिएबल्स होते हैं जो आपस में एक ही मीनिंग रखते होते हैं, उनको निकाल देता है। ठीक है, तो रिड्यूस कर देता है साइज को, नंबर्स को रिड्यूस कर देता है। इसको फैक्टर एनालिसिस बोला जाता है। बहुत ही फेमस ये टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो ये वाला जो बिग फाइव पर्सनैलिटी है ये फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करते हुए डेवलप किया गया था। उसके बाद चिल्ड्रन फर्स्ट बिगेन टू, अच्छा मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ जो एल्पर्ट और कैटल ने डेवलप की थी। सबसे पहले एल्पर्ट ने डेवलप किया था स्केल, उसने 4000 पर्सनैलिटी ट्रेड्स को निकाला था। उसके बाद 4000 बहुत ज़्यादा थी, बाद में फिर कैटल ने डेवलप की, मतलब उन्हीं ट्रेड्स को उन पर फैक्टर एनालिसिस वाला टेक्निक को यूज़ करते हुए उसको रिड्यूस किया, कम किया, 171 पे आ गया। 171 पे फिर उसने रिड्यूस किया, वो आगे 16 पे, 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल उसने बनाया था। उसके बाद मज़ीद इसको रिड्यूस किया गया और फिर बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेड्स बना दी गई। उसके बाद आई टू क्वेश्चन नंबर 28, चिल्ड्रन फर्स्ट बिगिन टू यूज़ साउंड्स टू कम्युनिकेट मीनिंग ड्यूरिंग द डैश स्टेज। किस स्टेज के दौरान में जो बच्चा होता है बिगिन टू यूज़ साउंड्स टू कम्युनिकेट मीनिंग, साउंड्स को यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए मीनिंग। ऑप्शन ए हमारे पास बैबलिंग, ऑप्शन बी 2 वर्ड स्टेज, ऑप्शन सी टेलीग्राफिक स्टेज, ऑप्शन डी है 1 वर्ड स्टेज। तो ऑप्शन डी हमारे पास 1 वर्ड स्टेज है, ये आएगा। जब वो 1 वर्ड बोलना शुरू करता है तो उस वक्त वो यूज़ करता है साउंड्स को। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप्ड बाई। जो थ्योरी ऑफ माइंड है किसने डेवलप की थी। ऑप्शन ए विगोस्की, ऑप्शन बी कैरल, ऑप्शन सी एन्सवर्थ, ऑप्शन बी है नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। ये थ्योरी ऑफ माइंड किसने दी थी ये हम देखते हैं आगे जाके। क्वेश्चन नंबर 30, लॉन्गेस्ट नर्व दैट कनेक्ट बॉडी टू ब्रेन इज। जो सबसे लॉन्ग नर्व है वो कौन सी है। ऑप्शन बी वेगस नर्व, ऑप्शन बी ट्रैगमाइनल नर्व, उसके बाद ऑप्शन सी हाइपोग्लॉसल नर्व, या ऑप्शन डी है हमारे पास ऑप्टिकल नर्व। तो ऑप्शन ए है हमारे पास वेगस नर्व। वेगस नर्व सबसे लॉन्ग नर्व है। इन अब दोनों को देख लेते हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट्स को। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट साइमन बैरन कोहन, साइमन बैरन कोहन ने इसको डेवलप किया था थ्योरी ऑफ माइंड को। इन चारों में नहीं है तो फिर हमने नन ऑफ दीज लगा दिया। ठीक है, अटेंशन इज वन ऑफ द फर्स्ट अंडरलाइंग प्रीकर्सर्स टू डेवलपमेंट ऑफ फुली फ्लेज्ड थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप की। दिस इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग दैट सीइंग इज नॉट मेयरली लुकिंग। कहता है जो देखना होता है सिर्फ लुकिंग नहीं होता, बट रादर वी कैन सिलेक्टिवली डायरेक्ट आवर अटेंशन टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं अटेंशन को कि हमने किस चीज़ पे अटेंशन देनी है, किस पे नहीं देनी। ये 1991 में इसने बताया था। तो साइमन बैरन ने इसको डेवलप किया थ्योरी ऑफ माइंड को। उसके बाद जी वेगस नर्व क्या है। वेगस नर्व आल्सो कॉल्ड एक्स क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व। इसको एक्स क्रेनियल नर्व, एक्स का मतलब ये 10 नहीं होता है बेसिकली, ये 10th क्रेनियल नर्व भी होते हैं लॉन्गेस्ट, और ये क्रेनियल नर्व है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ द क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट और कम्प्लेक्स नर्व है। द वेगस नर्व रन्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द face and thorax to the abdomen. It is a mixed nerve that contains पैरासिम्पथेटिक फाइबर। ये मिक्स नर्व भी इसको कहते हैं, इसके अंदर पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। तो
ये याद रखिए जिनके कॉन्सेप्ट। साइमन बैरन कोहन ने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ माइंड 1991 के अंदर। और सबसे लंबी जो नर्व है वो है वेगस नर्व, इसको 10th नर्व भी बोला जाता है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी इसके अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इज गिवन बाई। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम किसने दिया था? ऑप्शन ए हैंस सेले, ऑप्शन बी है हमारे पास थॉमस, ऑप्शन डी मिलर एंड रिचर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए हमारे पास हैंस सेले, हैंस सेले ने इसको दिया था, हैंस सेले ने इसको दिया था जनरल अडेप्टेशन थ्योरी। उसके बाद 32 है क्वेश्चन नंबर। डेथ एंड डाइंग थ्योरी इज गिवन बाई। डेथ एंड डाइंग थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी, किसने दी थी? ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी कॉबलर रॉस, ऑप्शन सी सिंडलर, ऑप्शन डी है कॉर एंड एडलर। तो ऑप्शन बी है हमारे पास कॉबलर रॉस। कॉबलर रॉस ने ये थ्योरी दी थी डेथ एंड डाइंग की, इन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी थी। तो ये देख लेते हैं जिनके कॉन्सेप्ट। द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हैंस सेले इन हिज क्लासिक 1936 लेटर टू द एडिटर ऑफ नेचर। इसके अंदर दिया था इन्होंने 1936 के अंदर। द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम क्या, इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज है द अलार्म फेज, सेकंड फेज द फेज ऑफ अडेप्टेशन, द थर्ड फेज होता है एग्जॉशन। 3 फेज होते हैं अलार्म, अडेप्टेशन और एग्जॉशन का, ठीक है जी। तो हैंस सेले ने दिए थे 1936 के अंदर। उसके बाद इन 1969 के अंदर एलिजाबेथ कॉबलर रॉस ने एक बुक लिखी थी डेथ एंड डाइंग, जिसके अंदर उसने ये थ्योरी दी थी डेथ एंड डाइंग की। 1969 एलिजाबेथ कॉबलर रॉस, ये एक खातून थी, ये एक औरत थी, ये एक वुमेन थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। रेयरली डैश डिसऑर्डर अ पर्सन इज अकम्पनीड बाई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल एंड bewildered wandering called fugue। वो कहते हैं वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें बंदा अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल करता है, यानी कि ऐसे ही निकल जाता है घर से ट्रैवल के लिए। इसको फ्ली और फ्यूग भी बोला जाता है, ठीक है, वॉन्डरिंग करने के लिए चला जाता है। किस में आता है? ऑप्शन ए डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनीजिया, ऑप्शन सी है डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन, ऑप्शन डी है नन। तो ऑप्शन बी है हमारे पास डिसोसिएटिव एमनीजिया, ये आएगा जिसका आंसर। डिसोसिएटिव एमनीजिया के अंदर ऐसा करता है कि वो घर से निकल जाता है, ऐसे ट्रैवल करने शुरू कर देता है, भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज, ऑप्शन ए कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, ऑप्शन बी हैज मल्टीपल कॉजेज, ऑप्शन सी स्टेम्स फ्रॉम अनकॉन्शियस डिजायर्स, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। कहते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर है ये इन चारों में से कौन सी अप्लाई होती है? तो ऑप्शन बी हमारे पास हैज़ मल्टीपल कॉजेज। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है जी, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है। उसकी इन्वायरमेंटल बिहेवियर वजूहात कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, उसके कॉजेज़ हो सकती हैं, उसकी जेनेटिक भी हो सकती हैं, उसके बाद उसकी कोई पर्टिकुलर भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, मतलब बहुत सी हो सकती हैं, तो किसी एक को नहीं बोला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 35। पर्टिकुलर एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस सच एज टाइप ऑफ फूड और म्यूजिक अ पर्सन लाइक, ये कौन सी ट्रेड्स में आएगा? मतलब पर्टिकुलर बात आए ना, पर्टिकुलर एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस, ये मतलब जब बात आती है तो ये कौन सी ट्रेड्स होती हैं? ऑप्शन ए सेंट्रल ट्रेड्स, ऑप्शन बी कार्डिनल ट्रेड्स, ऑप्शन सी सेकेंडरी ट्रेड्स एंड ऑप्शन डी ए एंड सी। तो ये जिसकी है ना ऑप्शन सी, ये है सेकेंडरी ट्रेड्स। सेकेंडरी ट्रेड्स ये वाली ट्रेड्स होती हैं जो हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या पर्टिकुलर टाइम पे ये सामने निकल के आती हैं, इनको सेकेंडरी ट्रेड्स बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। अ मॉडल कंपोज्ड ऑफ 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर द इंडिविजुअल इंक्लूडिंग हाउ दे थिंक एंड फील, देयर इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर। वो मॉडल जो जिसमें इन्वायरमेंट बिहेवियर आपका इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ऑप्शन बी कॉग्निटिव मॉडल, ऑप्शन सी एग्जिस्टेंशियल मॉडल, ऑप्शन डी ह्यूमनिस्टिक मॉडल। तो ऑप्शन ए है हमारे पास रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। इसके अंदर आपका इन्वायरमेंट और आपका बिहेवियर इन्वॉल्व होता है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के अंदर। इनको देख लेते हैं जी। ये कहाँ लिखा था मैंने? हाँ जी, ये वाला रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जिसमें इसने बोला था कि कैसे हमारे बिहेवियर पर हमारा इन्वायरमेंट जो है सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा होता है या इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 37। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज गिवन बाई, ये एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, अभी हमने पढ़ लिया है। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी बंडूरा, ऑप्शन सी सेलिगमैन और ऑप्शन बी एल्बर्ट एलिस। तो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था ये जो कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म वाला।
क्वेश्चन नंबर 38, एन इम्पॉर्टेंट टूल इन ह्यूमन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द डेवलपमेंट। कौन सी चीज़ है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डेवलप करने में रोल प्ले करती है, कौन सा वो फैक्टर है? ऑप्शन ए सेल्फ एफिकेसी, ऑप्शन बी सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी सेल्फ स्टीम, ऑप्शन डी सेल्फ हेल्प। तो अगर तो ये मैस्लो की हायरार्की थ्योरी की बात की जाएगी तो फिर सेल्फ स्टीम है, अगर ये कार्ल रोजर की बात की जाएगी तो फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट रोल प्ले करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डेवलप करने में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कॉपिंग बिहेवियर इज डैश। कॉपिंग बिहेवियर क्या है? ऑप्शन ए ऑफन अनकॉन्शियस, और बी ऑप्शन बी a form of habitual behavior, ऑप्शन सी always goal directed, ऑप्शन डी usually carried out directly। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है ऑफन अनकॉन्शियस, जो हमारा कॉपिंग बिहेवियर होता है किसी भी प्रॉब्लम को या इशू को कॉप करने का जो हमारा एटीट्यूड या बिहेवियर होता है वो ज़्यादातर अनकॉन्शियस होता है। जैसे इसकी आपको बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे होते हैं ना, अब वो हमारे अनकॉन्शियस ही होते हैं। तो वो इसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि हम कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म या कोई भी प्रॉब्लम पर से निकलने के लिए या एंग्जाइटी पर काबू पाने के लिए हम अनकॉन्शियसली डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर सिगमंड फ्रॉयड पब्लिश द बुक द ईगो एंड द इड। किस साल में सिगमंड फ्रॉयड ने द ईगो एंड इड बुक पब्लिश की थी? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1908। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए है जी 1923, यानी कि 1923 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ये थे जी आज के लिए हमारे जो क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।